हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पाथ ट्यूशन क्लासेस। हमारा लेसन चल रहा है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बस थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है हमारा एंडिंग का। तो इसमें हम आज का टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आप देखो तो आपकी आंखों के सामने RCOOH आ ही जाता है। तो RCOOH में इसको कहा जाएगा हम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिडिक कैरेक्टर के हिसाब से, तो एसिडिक कैरेक्टर में क्या दिखाता है वो हमें जज करना है आज। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मेड अप ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो आपको जनरली पता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो रहेगा ही। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में OH ग्रुप इज जनरली बिलोंगिंग करता ही है। इन कार्बोनिल ग्रुप इन एक्वस सोल्यूशन के हिसाब से द हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोक्सिल ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। तो अगर हम एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, मतलब इसका वाटर में सोल्यूशन बनाएंगे, वाटर के साथ अगर रिएक्शन होगी तो इसको स्पेसिफिकली आपको दिखता है कि RCOO जो रहेगा वो बेस की तरह एक्ट करता है और H प्लस जो है वो प्रोटॉन डोनर है। ठीक है, तो H प्लस जो है वो प्रोटॉन डोनर है। तो इस तरीके से ये एक्टिंग होगी। सो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन एटम्स इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप डिसोसिएट एज प्रोटॉन। तो RCO ग्रुप या CO ग्रुप जनरली रहेगा आपका एज अ बेस, डिसोसिएट एज अ प्रोटॉन एंड कार्बोक्सिलेट आयन इज फॉर्म्ड एज अ बेस। ठीक है, तो H प्लस जो रहेगा वो आपका प्रोटॉन फॉर्म एक्ट होगा। प्रोटॉन का मतलब होता है H2 के साथ बाइंड अप हुआ तो वो H3O बन गया है। एंड RCOO माइनस मतलब ये आपका हो गया बेस एंड दिस विल बी H प्लस जो एक्ट होगा तो वो होगा प्रोटॉन। ठीक है, तो एसिडिक प्रॉपर्टीज में आपको जनरली बस थोड़ा बहुत ही याद रखना है कि एसिडिक प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली एसिड का मतलब होता है H प्लस आयन्स देने वाला। अब नॉर्मली अगर हम एसिड देखिए, आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, एसिड का मतलब ही होता है H प्लस आयन डोनर। जितने ज्यादा H प्लस डोनेट करेगा उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। ठीक है, उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा HCl में ज्यादा से ज्यादा H प्लस आयन्स मिलते हैं, इस वजह से हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। वही अगर वीक एसिड देखा जाए तो एसिडिक एसिड आपका वीक एसिड है। ठीक है, एसिडिक एसिड वीक एसिड है क्योंकि इसमें H प्लस आयन्स की क्वांटिटी जो होती है, अमाउंट जो होता है वो कम होता है। तो जितने ज्यादा H प्लस आयन्स उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। तो यहाँ पे हम वही पढ़ रहे कि एसिडिक प्रॉपर्टीज, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी H प्लस आयन्स हमें मिलते हैं, उस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड अब वो किसके साथ बंधा हुआ है, कौन से फॉर्म का एसिड है उस पर डिपेंड करेगा, आइदर वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो हमें जनरली अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि एसिड का मतलब होता है H प्लस आयन जोड़ेट करने वाला। और यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मिलेगा जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ, कार्बोनिल मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ बाइंड अप रहता है। तो हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मेट। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस तरीके से बनाने के बाद आपको दिखेगा कि OH ग्रुप तो है ही जो कार्बोनिल ग्रुप से बाइंड अप है, और यहाँ पे H प्लस और OH माइनस एक्वस सोल्यूशन में अगर मतलब पानी में मिक्स करूंगी तो H प्लस और OH माइनस इस तरीके से दो कंटेंट आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पे डिसोसिएशन के बाद H प्लस जो है वो प्रोटॉन की तरह एक्ट होता है और कार्बोक्सिलिक आयन मतलब COO माइनस जो है वो बेस की तरह एक्ट होता है। अगर इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है कि लोन पेयर्स है। लोन पेयर्स का मतलब होता है एक निगेटिव चार्ज है। अब इसको ये निगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस पे डोनेट करना है तो ये लोन पेयर्स अपने वो कार्बन को देगा और कार्बन से ही ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होंगे। तो इस तरीके से आपको लोन पेयर्स डाइवर्ट होते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है दो तरीके का यहाँ पे एरो दिख रहा है। ठीक है, बोथ साइडेड एरो है, बोथ हेडेड एरो है, इसका मतलब होता है दोनों स्ट्रक्चर्स पॉसिबिलिटी हो सकती है। आइदर और डबल बॉन्ड O है तो O पे निगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, या फिर यहाँ इस पे निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे भी आपके लोन पेयर्स फॉर्म हो सकते हैं। ये मैंने आपके सिंपल बुक का ही पैटर्न बना के दिया है, या रेजोनेंस हाइब्रिड बोल सकते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब होता है दोनों के ऊपर अगर निगेटिव चार्जेस है तो दोनों पे ये फॉर्मेट दिख सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो मैं ले चुकी हूँ। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं आगे pKa वैल्यूज। pKa वैल्यूज में देखिए क्या है, तो pKa वैल्यूज का मतलब ये होता है नेगेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ log 10 Ka। ठीक है, तो pKa वैल्यूज का मतलब अगर देखो मैंने शॉर्टकट में लिख के रखा है, pKa वैल्यूज जितनी ज्यादा रहेगी उतना एसिडिक नेचर कम होगा। मतलब जितनी कम pKa वैल्यू है, उल्टा अगर बोला जाए तो जितनी कम pKa वैल्यू उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। ठीक है, जितनी कम pKa वैल्यू उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितनी ज्यादा pKa वैल्यू उतना वो स्पेसिफिकली एसिडिक नेचर उसका कम रहेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम आगे देखते हैं। तो अगर मैं आपको पीएच स्केल के बारे में बताऊं तो पीएच स्केल के हिसाब से आपको पता है जनरली आपकी पीएच स्केल होती है। ठीक है, जिसमें हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड बना देती हूँ मैं। यहाँ पे आपका 7 का रेंज रहता। ठीक है, दिस इज 1 to 7 और यहाँ पे 14। तो यहाँ पे हो गए हमारे बेसिस, ये ऑलरेडी यहाँ पे सारे बेसिस है, यहाँ पे सारे एसिड है। ठीक है, यहाँ पे सारे एसिड एंड यहाँ पे सारे बेसिस, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे देखा जाए तो ये न्यूट्रल कंपाउंड कहा जाएगा।
ठीक है, एंड दिस विल बी द स्ट्रॉन्ग बेस। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वीक बेस, मैंने डब्ल्यू भी लिखा मतलब वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे वीक एसिड। तो इस तरीके से आपको कंटेंट मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है कि स्मॉलर द पीके वैल्यू स्ट्रॉन्गर द एसिड, तो जितनी ज्यादा पीके वैल्यू कम रहेगी मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो HCl अगर मैंने कंसिडर किया तो जितनी ज्यादा पीके वैल्यू, ठीक है, जितनी ज्यादा पीके वैल्यू उतना वो वीक एसिड, और जितनी कम पीके वैल्यू स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीके स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो स्पेसिफिकली जितनी ज्यादा पीके वैल्यू रहेंगी उतना वो वीक एसिड कहलाता है, और जितनी कम पीके वैल्यू रहेंगी उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कम पीके वैल्यू में अगर रेंजेस में लिखूं तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि ये -4 लिख रही हूँ मैं, ये -2, ठीक है, 0 से लेके अभी रेंज जो भी है, ठीक है, तो 0 से अप्रोक्सीमेटली बता देती हूँ। तो -4 -2 मतलब ये आपकी माइनस में है, मतलब ये आपकी पीके वैल्यू सबसे कम है, मतलब ये आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। तो जितनी कम पीके वैल्यू उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, ठीक है, जितनी कम पीके वैल्यू उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऐसे आप याद रखिएगा इसको। और पीके वैल्यू अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव बेस ऑफ 10, ठीक है, मैंने जैसे बता दिया नेगेटिव बेस ऑफ log ऑफ 10 है, ऐसे डिसोसिएशन कांस्टेंट कहा जाता है। तो Ka का मतलब होता है, K मतलब जितने ज्यादा की पे वैल्यू ज्यादा रहेंगी उतनी ही पीके वैल्यू ज्यादा रहेंगी। तो Ka मतलब सिर्फ H+ कंसेंट्रेशन। जैसे मैंने कहा कि एसिड कब जज करते हैं हम, एसिड मतलब जिसमें H+ आयन ज्यादा निकलते हैं, तो H+ आयन ज्यादा, कंसेंट्रेशन ज्यादा, पीके वैल्यू भी ज्यादा, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी कम। तो जितनी ज्यादा H+ आयंस निकलेंगे उतना ज्यादा पीके वैल्यू रहेगा, और एसिडिक नेचर उसका कम होते जाएगा, मतलब जितनी ज्यादा वैल्यू ज्यादा रहेंगी उतना एसिडिक प्रॉपर्टी कम रहेगी। तो एसिडिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीके वैल्यू। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना, अगर एसिडिक कैरेक्टर आपका बढ़ा तो पीके वैल्यू कम होगा, अगर ये बढ़ा तो वो कम होगा, ठीक है। तो ये मैंने बोथ साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर मेरे ग्रुप के साथ स्पेसिफिकली एसिडिक ग्रुप के साथ एक इलेक्ट्रॉन EWG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा तो ये सारे के सारे जो नेगेटिव चार्जेस है, या ठीक है स्पेसिफिकली नेगेटिव चार्ज, तो ये कार्बन को बहुत स्ट्रांगली बाइंड अप रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है खुद की तरफ से, उस वजह से CO पे एक प्रेशर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से वो फास्टअप में बाइंड है, और H+ आयन बहुत जल्दी से निकल जाएगा बाहर, जल्दी से निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है CO- मतलब आपके एसिड ग्रुप के साथ, तो H+ आयन बहुत जल्दी से निकल जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन के साथ स्ट्रांगली बाइंडअप बना के है, और बाकी हाइड्रोजन को जल्दी से लूज करता है। जैसे कार्बन ने अगर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया तो फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव रोल प्ले करता है, इसकी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स खींचने की, दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो जैसे कार्बन ने, ठीक है, स्पेसिफिकली फ्लोरीन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स खुद की तरफ पुल किए, तो H+ आयंस बहुत जल्दी निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा मतलब जितना इंक्रीज होगा एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा बढ़ा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा है तो वो एसिडिक नेचर बढ़ाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ये कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा है तो उसकी कैपेसिटी रहती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स खींचने की, और जितने इलेक्ट्रॉन पेयर वो खींचेगा H+ इजीली निकलेगा, और जितने H+ निकलेगा मतलब वो आपका एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं इससे, तो H+ इससे स्ट्रांगली बाइंड है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज तो उसके भी पास था, पर इसने इलेक्ट्रॉन्स इसके भी लिए, खुद के साथ बाइंड अप फॉर्म में रखे, स्ट्रांगली बाइंड अप किए हैं, ठीक है। और H+ जो है वो बहुत स्ट्रांगली बाइंड है इसके साथ, उस वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज करता है एसिडिक नेचर, क्योंकि H+ निकल ही नहीं रहा है। यहाँ पे H+ बहुत इजीली निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में, पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में आपका H+ निकल ही नहीं रहा है, और निकल नहीं रहा है मतलब H+ आयंस आपको मिल नहीं रहे हैं। H+ आयंस नहीं मिलेंगे, इसका मतलब होता है एसिडिक प्रॉपर्टी आपकी कम है, ठीक है, एसिडिक नेचर इसका कम है। होप सो आपको समझ में आ रहा है। पीके वैल्यूज का फुल फॉर्म, पीके वैल्यूज का मतलब ही होता है आपका नेगेटिव लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन H+ आयन, सॉरी नेगेटिव लॉग ऑफ 10 बेस 10 Ka मतलब आपका कंसेंट्रेशन वैल्यू है, ठीक है, H+ कंसेंट्रेशन की वैल्यू है ये एक तरीके की। तो ये फुल फॉर्म ही है इसका Pka का कोई लॉन्ग फॉर्म नहीं मिलेगा आपको। Pka का मतलब ही होता है pH स्केल के हिसाब से Ka की वैल्यू, मतलब एसिडिक नेचर, एसिडिक कंसेंट्रेशन। जितनी ज्यादा Ka वैल्यू रहेंगी उतनी ही बड़ी Pka वैल्यू भी रहेगी। तो जितने ज्यादा H+ आयंस निकलेंगे उतना एसिडिक नेचर जो होता है वो कम हो जाएगा। जितने H+ कंसेंट्रेशन, जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, मतलब जितनी ज्यादा Pka वैल्यू ज्यादा रहेगी, जितनी ज्यादा Pka वैल्यू उतना एसिडिक नेचर मतलब एसिडिक की कम रहेगी।
ठीक है, तो इसे याद रखिए, पीके वैल्यू जितनी ज्यादा एसिडिक नेचर उतना कम, जितनी कम पीके वैल्यू उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, जितनी ज्यादा पीके वैल्यू उतना वो वीक एसिड कहलाता है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देती हूँ, जितनी ज्यादा पीके वैल्यू, ठीक है, पीके वैल्यू जितनी ज्यादा रहेंगी उतना वो वीक एसिड कहलाएगा, और जितनी कम पीके वैल्यू रहेंगी उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगाए तो वो कार्बन के साथ स्ट्रांगली बाइंड करता है, उस वजह से वो H+ आयंस इजीली लीव कर रहा है, और जितने H+ आयंस निकलेंगे उतना वो एसिडिक नेचर दिखाएगा। अगर रिलीजिंग ग्रुप लगा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मतलब ये जो बॉन्ड बना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का स्ट्रांगली बाइंड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स वहां से इजीली निकल नहीं रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इजीली नहीं निकल रहे हैं मतलब H+ आयंस लॉस नहीं हो रहा है, H+ आयंस लॉस नहीं होगा, उस वजह से एसिडिक कैरेक्टर वहां पे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एसिडिक नेचर अगर देखा जाए तो CF3 कार्बन फ्लोरीन, फ्लोरीन ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड है, फ्लोरीन वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस वजह से ये CF3 में ज्यादा बॉन्ड मिलेगा, मतलब एसिडिक नेचर यहाँ पे दिख रहा है आपको कि कम कम होते जा रहा है, तो CF3 ज्यादा एसिडिक है, NO2 उससे कम है, साइनाइड उससे कम है, हाइड्रोजन उससे कम है, और फिनॉल उससे भी कम है, तो एसिडिक नेचर आपको यहाँ पे कम कम होते हुए मिल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट काफी इजी है, थ्योरी फॉर्म में भी पढ़ सकते हो उसको। तो लेबोरेटरी टेस्ट में देखिए आप, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए COH ग्रुप के लेबोरेटरी टेस्ट क्या है, तो लिटमस टेस्ट। लिटमस पेपर आपने जनरली सबने ही देखा है। अगर मैं एसिड कहूँ तो एसिड का मतलब ही क्या होगा कि एसिड का मतलब है कि ये रेड लिटमस पेपर को रेड ही रखेगा, पर ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखता है। एसिड खतरनाक होते हैं ना, मतलब लाल कलर के याद रखिए कि एसिड खतरनाक है, और रेड कलर भी खतरनाक होता है, तो उस वजह से ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, पर रेड तो रेड ही रहता है। तो COH ग्रुप कंटेनिंग करता है ब्लू लिटमस टर्न रेड, तो ब्लू लिटमस आपका B टर्न्स टू R विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक फंक्शनल ग्रुप। तो इससे पता चल जाता है आपको कि लिटमस टेस्ट में एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, तो इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा। शेड्स में भी मिल जाता है आपको, शेड कार्ड्स के हिसाब से, तो एसिड टेस्ट मिल जाएगी। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब होता है Na2CO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे मैं डालती हूँ तो वैसे मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और COH ग्रुप पता है आपको, COH ग्रुप में आपको CO2 ग्रुप मिलना कंपलसरी है। तो जैसे मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट अगर कंपाउंड में ऐड कर दिया, पर वो आपका कंपाउंड कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। जैसे अगर मैंने कंसिडर किया कि पाउडर फॉर्म में लिया है, ठीक है, एक पाउडर फॉर्म में कंपाउंड लिया है, तो उसका मुझे मॉइस्चर बनाना चाहिए, मतलब मुझे एक्वस सोल्यूशन चाहिए, उसका एक्वस सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। उसके बाद मैं उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करूंगी। जैसे मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर दिया, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के एफरवेसेंस मतलब बबल्स निकलने शुरू हो जाएंगे। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि मेरे कंपाउंड में एसिडिक प्रॉपर्टी है, मतलब CO2 ग्रुप है, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो जैसे दिया है वाटर इनसॉल्युबल कंटेंट है RCOH, ठीक है, पानी में इसका सोल्यूशन बनाऊंगी मैं। जैसे मैंने NHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया, तो ये कंपाउंड मेरा बन जाता है RCOONA, ठीक है, RCOONA। बचे 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ से बचा हाइड्रोजन, यहाँ से बचा एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, जो मैंने CO2 करके निकाला, और 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मतलब H2 करके निकाला, तो मैंने लिख दिया है H2 और CO2। अब मैंने सेम थिंग में अगर HCl ऐड कर दिया, एसिड ऐड कर दिया, तो H+ अपनी जगह ले लेगा और NaCl बाहर निकल आएगा, तो ये बन जाता है फिर से एसिड, और मुझे मिल रहा है NaCl। तो वापस ये कंटेंट आपको मिल रहा है, इसका मतलब होता है आपकी जो मिक्सचर टेस्ट थी इसमें आपको एसिड ग्रुप मिलेगा जरूर। ठीक है, तो मैं इसकी टेस्ट जो थी उसमें स्पेसिफिकली एसिड टेस्ट मिलेगी। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट की टेस्ट है आपकी। नेक्स्ट आपकी ईस्टर की टेस्ट। ईस्टर का मतलब ही होता है RCOOR। ठीक है, तो ईस्टर में मतलब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड विद 1 ml इथेनॉल ऐड किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 प्लस इथिल अल्कोहल, ठीक है, इथेनॉल, इनका कॉम्बिनेशन किया जाता है, H2SO4 प्लस C2H2OH का, इसका कॉम्बिनेशन करके स्पेसिफिकली रिएक्शन मिक्सचर हीट किया जाएगा 5 मिनट के लिए वाटर बाथ में। अब वाटर बाथ में क्यों? क्योंकि अल्कोहल है, अल्कोहल आप डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे वाटर बाथ का मतलब होता है मुझे एक कंटेनर में पानी लेना पड़ेगा। अभी आपने कभी चॉकलेट्स बनाए होंगे तो उसमें पता होगा आपको कि चॉकलेट्स बनाते समय चॉकलेट्स हम डायरेक्टली हीट नहीं करते, अदरवाइज चॉकलेट जल जाता है, तो उसको हीट करने के लिए तो सेम थिंग है, मुझे ये चीज हीट करने के लिए वाटर बाथ मतलब पानी लेना पड़ेगा एक कंटेनर में, जिसके नीचे मेरा बर्नर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बर्नर लगा हुआ है, बर्नर में मैंने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है मेरा रिएक्शन मिक्सचर, जिसमें है मेरा सल्फ्यूरिक एसिड और अल्कोहल ये कंटेंट है, और उसको मैं 5 मिनट्स के लिए हीट करूंगी।
हीट करने के बाद ये गर्म सॉल्यूशन जो है मैं बीकर में डालूंगी कंटेनिंग वाटर। जैसे मैंने ये मिक्स करके पानी में डाल दिया, ठीक है, स्पेसिफिकली तो आपको ऐसे फ्रूटी स्मेल आती है, जैसे केक बनाते समय आपको इसेंस की जो स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल, ठीक है, केक बनाते समय आपको हल्की मीठी मीठी सी जो खुशबू आती है तो वो होती है ईस्टर की खुशबू। तो ये रिएक्शन कंफर्म करती है आपकी ईस्टर। तो इसमें से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये पता चल जाता है कि आपकी कंपाउंड में ईस्टर है या नहीं है। तो एसिड डाला है, एसिड के साथ अल्कोहल लिया है मैंने, दोनों का रिएक्शन होने के बाद मुझे ईस्टर मिलता है। तो जनरली आपको समझ में आ जाएगा RCOO एंड दिस इज C2H5, ठीक है, और ये बचा H और ये बचा OH, तो ये बनेगा वाटर करके बाहर। ये काफी इजी रिएक्शन है, ईस्टर टेस्ट आप याद रखना। H2SO4 C2H5OH 5 मिनट्स वाटर बाथ में हीट किया जाता है और तुरंत इसको गर्म सोल्यूशन को बीकर कंटेनिंग वाटर मतलब पानी में डाल दिया जाता है। आपको हल्की हल्की सी खुशबू आएंगी, मीठी मीठी सी खुशबू आने शुरू हो जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि आपकी रिएक्शन मिक्सचर में ईस्टर कंफर्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है, ये थ्री पार्ट्स में रिएक्शन है और स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है, थ्योरी में लिखा हुआ है तो प्रैक्टिकल पार्ट्स है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एसिल क्लोराइड। ये हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। एसिल क्लोराइड में आपको PCl3, PCl5 और SOCl2, ये मैंने पहले भी बहुत बार आपको बता दिया और मैंने इसको कहा, इसको याद रखने के लिए आपको इसके बाय प्रोडक्ट्स याद रखने हैं। PCl3 अगर ले रही हूं मैं तो उसमें मेरा बाय प्रोडक्ट बनता है H3PO3, ठीक है। PCl3 का बाय प्रोडक्ट मेरा बनता है H3PO3, ऐसे याद रखिएगा। PCl5 अगर ले रही हूं मैं तो उसका बाय प्रोडक्ट मेरा बनता है POCl3 और SOCl2 अगर है मेरा कंपाउंड, ठीक है, SOCl2 अगर कंपाउंड है तो इसमें मेरा बाय प्रोडक्ट बनता है SO2 गैस, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखिए, PCl3 जब भी दिखा आपको तो H3PO3 आपको बाय प्रोडक्ट निकालना है और इसमें सब्सटेंस आपके मतलब जो कंपाउंड रहेगा, सबस्ट्रेट जो रहेगा वो 3 क्वांटिटी में लेना है, ये हमेशा याद रखिए, 3 क्वांटिटी में लेना है। तो जैसे मैंने फिर रिएक्शन है एसिड प्लस PCl3, थ्राइस फॉर्म में लिया, मैंने बताया भी था 3 मॉलिक्यूल्स आपको लेने हैं क्योंकि ये 3 क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मुझे 3 R लेने जरूरी है। वही PCl5 में आपको जरूरी नहीं पड़ेगा और PCl3 में आपको हमेशा थ्राइस लेना पड़ेगा। ये आप कुछ रिएक्शंस जजमेंटल तौर पे याद रखिए। तो थ्राइस RCOH है, PCl3 के साथ रिएक्शन दे रहा है, ये बना आपका थ्राइस RCOCl। तो थ्राइस R है, दिस इज CO, ठीक है, और यहाँ से Cl, तो आपको मिल रहा है 3 टाइम्स R, 3 टाइम्स CO और 3 टाइम्स Cl, ठीक है। तो इस तरीके से बना मेरा एसिल क्लोराइड। बचा है मेरा OH। OH कितना बना है? थ्राइस, मतलब 3 ऑक्सीजन एंड 3 हाइड्रोजन और एक फर्स्ट प्लस बचा हुआ है मेरे पास, तो मेरा कंपाउंड बनता है H3PO3। ये मैं बार बार बताती हूँ कि बाय प्रोडक्ट्स आप लिखो, बाय प्रोडक्ट्स अगर आपको याद हो गया तो आप जनरली बहुत जल्दी से रिएक्शन बना पाओगे, ठीक है। सिमिलर रिएक्शन मैंने एसिटिक एसिड के बना दी PCl3, तो दिख ही रहा है थ्राइस CH3COCl, ठीक है, 3 Cl, थ्राइस CH3 और थ्राइस Cl यहाँ पे लगा। बचा है मेरा थ्राइस OH, थ्राइस हाइड्रोजन और एक फर्स्ट प्लस, तो ये बना मेरा H3PO3, ठीक है। ये बनी मेरी PCl3 की रिएक्शन, मतलब फर्स्ट प्लस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन। अब मैं फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड के साथ बनाऊं तो मुझे यहाँ पे थ्राइस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जनरल रिएक्शन है, आपको समझ में आ जाएगी कि RCOH मतलब एसिड प्लस PCl5 फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड रिएक्ट हो रहा है, तो ये बना मेरा RCO और ये बना Cl, ठीक है। इसमें से एक Cl मैंने यहाँ पे डोनेट कर दिया, तो RCOCl। अब बचा मेरा OH, ठीक है, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक फॉस्फरस और 4 क्लोरीन। तो इस तरीके से मेरे कंटेंट बनते हैं PO और Cl3, ठीक है। मैंने पहले कहा कि बाय प्रोडक्ट याद रखो, यह बाय प्रोडक्ट आपको याद रखना है इसमें से, ठीक है। POCl3, जैसे मैंने POCl3 लिख दिया तो POCl3 मतलब एक फॉस्फरस गया, एक ऑक्सीजन गया, 3 क्लोरीन गए, बचे मेरे पास 2 क्लोरीन, तो एक क्लोरीन मेरा यहाँ लग रहा है RCOCl, एक हाइड्रोजन बच रहा है और एक क्लोरीन, तो ये बन रहा है HCl। आप बाय प्रोडक्ट लिखो, आंसर अपने आप मिल जाएंगे आपको, ठीक है। एसिटिक एसिड PCl5 के साथ सेम थिंग, CH3COCl, POCl3 HCl। ये मैं बहुत ओवरव्यू में पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी ये रिएक्शंस बहुत बार ली चुकी है, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपरली हैंडल कीजिए और प्रॉपरली लिखने प्रैक्टिस कीजिए तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। स्पेसिफिकली इनके बाय प्रोडक्ट्स याद कीजिए, इनके बाय प्रोडक्ट जैसे आपको कई बाय प्रोडक्ट्स नहीं मिलने वाले, उस वजह से मैं बार बार बोलती हूँ कि बाय प्रोडक्ट्स याद कीजिए इसके, ठीक है। जब PCl3 रिएक्ट होता है तो H3PO3 लिख दीजिए, बाकी जो बचा हुआ है आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। PCl5 रिएक्ट हो रहा है तो POCl3 लिख दीजिए, मतलब आपका बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर SOCl2 रिएक्ट हो रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये तो कंफर्म है। SOCl2 को हम थायोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं। थायोनिल क्लोराइड RCOCH प्लस SOCl2, ये बन रहा है आपका RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। तो ये बना आपका RCCOH, मतलब एसिड का SOCl2 के साथ रिएक्शन, तो ये प्रोडक्ट बना RCO और यहाँ का एक Cl, ठीक है। यहाँ का एक Cl लगा, दिस इज RCO, ये Cl बना, ये एक H और एक Cl फिर से मैं यहाँ H के साथ दे देती हूँ, तो ये HCl बना, बचा है SO और एक ऑक्सीजन मतलब SO2 गैस,
तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी रिमूव हो रही है। सिमिलर रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ रिमूव, तो भी वही रिएक्शन आपका पर्टिकुलरली डिसाइड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी अमोनिया की। तो रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया मतलब NH4। ठीक है, NH3 NH4, NH4 कब लगता है? जब वो किसी के साथ कॉम्बो में होगा। तो रिएक्शन विथ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट होगा अमोनिया के साथ, तो ये अमोनियम कार्बोक्सिलेट करके कंटेंट बनाता है, और जिसके फर्दर हीटिंग के बाद ये अमाइड बनता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया। तो यहाँ पे सिंपली आपको याद करना है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है H में ऐड करना है, तो ये बन जाता है RCOONH4। ये बना आपका अमोनियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, हमेशा अमोनिया ऐड होने के बाद अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनाता है। अब NH4 है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन, तो यहाँ से मैंने 2 हाइड्रोजन निकाला, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे आपका आगे कंटेंट बनेगा। तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो ये बना मेरा H2O, एंड बचा हुआ है R, ठीक है, RCO और NH2। तो NH2 के 2 हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में निकल कर एक ऑक्सीजन, तो H2O बन गया, और ये बन गया एसिड अमाइड। सिमिलर रिएक्शन एसिडिक एसिड के साथ अगर अमोनिया है तो सिमिलर एसिटामाइड बनेगा, CH3, मतलब स्पेसिफिकली अमोनियम कार्बोक्सिलेट ही बनेगा, एसिटम कार्बोक्सिलेट, CH3CONH4, NH3 H के साथ ऐड हो गया, NH4 बना। आगे -H2O, मतलब ये ऑक्सीजन मैंने निकाल दिया और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए। ठीक है, तो ये बना मेरा एसिटामाइड प्लस H2O। तो रिएक्शन विद अमोनिया हमेशा याद रखिए कि एक कार्बोक्सिलेट करके कंपाउंड बनता है, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, और उसके बाद H2O रिलीज होगी, वो अमाइड बनता है। ठीक है, क्योंकि अमाइड बनाना है। रिएक्शन विद अमोनिया दिया हुआ है, रिएक्शन अमोनिया के साथ हो रहा है, पर मेन प्रिपरेशन हमारा अमाइड का है। ठीक है, एसिटामाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एसिडामाइड की ही, पर स्पेसिफिकली जैसे दी गई है एसिड क्लोराइड के साथ। तो एसिड क्लोराइड है, मतलब RCOCl है, NH3 के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो ये बनता है RCONH2। तो RCO मैंने लिख दिया, यहाँ का एक H के HCl के साथ बाहर निकल रहा है, ये HCl बन के बाहर निकल रहा है, और NH2 मेरा याद हो रहा है। तो क्या? एसिड अमाइड, सिंपल रिएक्शन एसिड अमाइड। अब फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड का मतलब हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स का लिंकअप होता है। एसिड अनहाइड्राइड कब बनता है आपका? जब 2 एसिड मॉलिक्यूल रिएक्ट होते हैं और उसमें से H2O बाहर होता है। ठीक है, इसमें से H2O बाहर हो जाएगा। तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड रिलेटेड डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ जब रिएक्ट हो रहा है, तो 2 एसिड मॉलिक्यूल लूज अ वाटर मॉलिक्यूल, तो 2 एसिड मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहे हैं, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, और दोनों जुड़ने के बाद ये बनता है एक एसिड अनहाइड्राइड। तो 2 एसिड है, ये RCOH P2O5 के प्रेजेंस पे रिएक्शन दे रहा है, H2O मैंने निकाल दिया, बाकी ये ऑक्सीजन से 2 मॉलिक्यूल्स लिंक हो रहे हैं। देखिए RC डबल बॉन्ड O, ये RC डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बचा हुआ है जिससे दोनों मॉलिक्यूल्स लिंक हो गए, तो ये बनता है मेरा एसिड अनहाइड्राइड। काफी इजी है। एसिड अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल्स के लिंकअप से, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेशन के बाद 2 मॉलिक्यूल्स का लिंकअप हो जाना, ये हो गया हमारा एसिड अनहाइड्राइड। ठीक है, ये आपके रिएक्शन है। नेक्स्ट अगर मैं उसी को एसिटिक एसिड के फॉर्म में लिखूं P2O5, तो मेरा एसिटिक अनहाइड्राइड बनता है, सिर्फ मैंने R की जगह यहाँ CH3 लिखा है। सिमिलर रिएक्शन है, नथिंग इज चेंज। ठीक है, CH3COO। तो जैसे मैंने कहा एसिटिक एसिड का रिएक्शन होता है, सेम रिएक्शन है, सिर्फ मैंने यहाँ पे R की जगह CH3COH लिख दिया। फास्फोरस पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में एसिटिक अनहाइड्राइड बनता है, तो H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, और ये ऑक्सीजन, सिंगल एक ऑक्सीजन से ये दोनों स्ट्रक्चर्स लिंकअप हो रहे हैं। अगर बेटर एंड चाहिए आपको एसिड अनहाइड्राइड के ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ सोडियम कार्बोक्सिलेट विथ एसिड क्लोराइड, तो सोडियम कार्बोक्सिलेट को अगर एसिड क्लोराइड के साथ हीट कर रहे हो तो ईल्ड का मतलब होता है ज्यादा अमाउंट में आपको एसिड अनहाइड्राइड मिलेगा। तो जैसे सोडियम कार्बोक्सिलेट है, एसिड क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो ये बनता है आपका एसिड अनहाइड्राइड, तो RCOO। ठीक है, सिंपली मैं लिख देती हूँ RCOO, और ये दिस विल बी RCO। ठीक है, तो यहाँ पे R ये है, C डबल बॉन्ड O अपना ऑक्सीजन, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है जो बीच में लगा दिया, एंड दिस विल बी द R एंड दिस C डबल बॉन्ड O, और ये बचा है मेरा Na और Cl, तो ये NaCl करके एक प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट रिमूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एसिड एनहाइड्राइड का अमाउंट, अगर क्वेश्चन आया आपको कि ज्यादा ईल्ड में आपको एसिड एनहाइड्राइड प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए आपको सोडियम कार्बोक्सिलेट के प्रेजेंस में रिएक्शन करनी पड़ती है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा, बस थोड़ा सा टॉपिक बचा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तब डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब रिमूवल ऑफ CO2। डीकार्बोक्सिलेशन, डी का मतलब होता है हमेशा रिमूवल ऑफ CO2। CO2 मतलब किसी ना किसी कंटेंट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब हीट होगा सोडा लाइन के साथ, सोडा लाइन मतलब अपना चुनखड़ी जिसको बोलते हैं मराठी में, गिव्स अ हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन 1 कार्बन एटम लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो RCOONA सोडियम कार्बोक्सिलेट है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन ले रहा है, तो यहाँ पे आपको मिलता है अल्केन्स, मतलब दिस विल बी द R एंड दिस विल बी H। तो ये बना आपका अल्केन, बचा है Na, ठीक है, 2 बार Na इसलिए Na2, एक कार्बन, ठीक है, और 2 और ये 3, इसलिए Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट आपका बनता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है सोडियम एसिटेट। अगर NaOH के साथ रिएक्शन दे रहा है तो सोडियम एसिटेट CH4 मीथेन बन गया, दिस CH3 एंड दिस H CH4, और ये बना Na2 और CO3, तो इस तरीके से आपको मिला मीथेन कंपाउंड, ठीक है। तो डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडा लाइन के साथ अगर हीट हो रहा है तो एक कार्बन आइटम आपको लेस मिलेगा, और ये स्पेसिफिकली हाइड्रोकार्बन्स बनाता है, ये याद रखिए। तो Na2CO3 आपका गैस बन के रिलीज होता है, ये हमेशा प्रोडक्ट में रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन है हमारी चैप्टर की, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे वहां पर डिकार्बोक्सिलेशन था मतलब रिमूवल ऑफ CO2, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मैं लिख देती हूँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऐड करने के लिए मेरे अलग अलग रिएजेंट्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, LiAlH4, इसका फुल फॉर्म है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब एसिड का रिएक्शन अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे आपको जनरली दिख रहा है कि हाइड्रोजन ऐड होगा। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए मैंने, ठीक है, और OH का एज इट इज है ही, तो RCCH2, ठीक है, ये 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं मेरे पास, सॉरी 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है, एक OH तो अल्कोहल बन गए हैं, तो RC के साथ 2 हाइड्रोजन लगे इसलिए CH2 और OH, और ये जो मैंने सर्कल आउट किया है 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है। अब ये ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे और 2 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, तो इस तरीके से मुझे टोटल लगे हैं 4 हाइड्रोजन, ठीक है, टोटल मेरे 4 हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुए, 2 हाइड्रोजन जो H2 बनाने के लिए लगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए लगा। तो इस तरीके से हमारा अल्डेहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर ओवर होता है, ठीक है। जो भी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और नेक्स्ट चैप्टर अगर कोई शुरू करना है, अगर मोस्ट ऑफ द कमेंट्स रहेंगे तो ही मैं नेक्स्ट चैप्टर कवर अप करूंगी, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि बच्चों का भी जरूरत नहीं है, तो आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो, तो विच विल बी बेटर। एंड प्लीज अभी तक के जितने भी लेसन्स हुए हैं जो मैंने पढ़ाए हैं आपको, मैंने बहुत मन से पढ़ाया है और बहुत मेहनत से पढ़ाए हुए हैं। नोट्स मेरे हैंडमेड है, आपको पता ही है, तो हैंडमेड नोट्स बनाना और फिर उनको पढ़ाना, इसमें काफी 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 मेहनत लगती है, तो प्लीज आप लोग भी उतनी ही मेहनत से नोट्स लिखिए और पढ़िए, ठीक है। और फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मेरी वीडियोस अगर पसंद आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल शेयर कीजिए। अगर आगे का सिलेबस कवर अप कराना है तो थोड़ा मुझे पता है कि मेरा सिलेबस काफी स्लो है, बट फिर भी मैं, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आगे का सिलेबस कवर करने के लिए तैयार हूँ, तो उसके लिए मुझे कमेंट्स कीजिए, मैसेजेस कीजिए, चलेगा, ठीक है। तो अगर जो भी लेसन लेना है नेक्स्ट लेसन, तो उसके लिए भी आप मुझे बोल सकते हो, कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं नेक्स्ट लेसन प्रिपेयर करके आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर्स।